स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी मैं पीडीएफ देखो ओपन कर रहा हूँ, अब बताना। पीडीएफ ओपन है? अभी नहीं हुई सर। सर नहीं सर। मेरी स्क्रीन पे तो दिखा रहा है। दिखा नहीं दिखा? नो सर। अब बताओ। यस सर, दिख रहा है अब। ठीक यस है। सर। ठीक है। अच्छा देखो, आज का ये हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट। लेकिन इसको कराने के पहले एक ज़रा प्रोग्राम लिखो कॉपी में अपनी, मैं कराऊंगा अभी। राइट अ प्रोग्राम। आवाज़ आ रही है ना सबको? यस सर। ठीक। लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स। स्वैप की स्पेलिंग SWAP। ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू, कमेंट सेक्शन में भी मैं लिख रहा हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स, है ना, यूजिंग थर्ड वेरिएबल। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक। कमेंट सेक्शन में देखते जाइए। सपोज करिए आपने ए की वैल्यू 10 एंटर करी, ठीक है, और आपने बी की वैल्यू 20 एंटर करी, ठीक है। ये था हमारा बिफोर स्वैपिंग। अब थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में देखते जाओ, ठीक है। तो ये था हमारा बिफोर स्वैपिंग, यानी कि ए की वैल्यू तुमने एंटर कर दी है 10 अपने कीबोर्ड से, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या एंटर कर दी है? 20 एंटर कर दी है। अब हमें क्या करना है, हमें कोई एक ऐसा लॉजिक लगाना है अपने प्रोग्राम में कि जो हमारी वैल्यूज हैं वो इंटरचेंज हो जाए। इंटरचेंज का क्या मतलब हुआ कि आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है, आफ्टर स्वैपिंग, स्वैपिंग के बाद क्या हो जाए, जो हमारी ए की वैल्यू है ये 10 से क्या हो जाए, 20 हो जाए, और जो बी की वैल्यू है 20 थी वो अब 10 हो जाए। ठीक है। कमेंट सेक्शन में देखिएगा कि स्वैपिंग करने से पहले तुमने कीबोर्ड से ए की वैल्यू 10 एंटर करी, बी की वैल्यू 20 एंटर करी, ठीक है। अब तुम्हें कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है, कुछ ऐसा कोड में अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या हो, हमारी जो ए की वैल्यू है 10 से क्या हो जाए 20, और बी की वैल्यू 20 से हो जाए 10, यानी कि आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई, स्वैपिंग हो गई। आई बात समझ में? एक इसी का लाइव एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो जैसे तुम्हारा कोई लेक्चर था, 11 से 12 लेक्चर था, कोई एक फैकल्टी है उसका 11 से 12 लेक्चर था, ठीक है। फिर एक हमारी दूसरी फैकल्टी थी जिसका 2 से 3 लेक्चर था, है ना। दोनों अलग अलग फैकल्टीज थी, दोनों सब्जेक्ट अलग थे, दोनों के लेक्चर टाइम भी अलग अलग, लेकिन आपस में क्या हो गया, स्वैपिंग हो गई। जिसको पहले लेक्चर लेना था उसने सेकंड स्लॉट में लंच के बाद लेक्चर लिया, जिसको लंच के बाद लेक्चर लेना था उसने फर्स्ट स्लॉट में लेक्चर लिया, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल एक आपका
अभी लाइव एग्जाम्पल हो गया, और ये एक हमारा प्रोग्रामिंग के टर्म्स में ये वाला एग्जाम्पल कि अगर एक वेरिएबल 10 है, दूसरा वेरिएबल 20 है, और उनकी वैल्यू हमारी 10 और 20 है, मतलब एक वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल बी है, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, स्वैपिंग करने से पहले। ठीक है, अभी हमने स्वैपिंग ही नहीं करी कुछ, फिर हमने कुछ ऐसा लॉजिक लगाया अपने प्रोग्राम में, कुछ ऐसा कोड लिखा जिसकी हेल्प से क्या हुआ, ए की वैल्यू 20 हो गई, बी की वैल्यू 10 हो गई। अब अभी तो देखो हम नॉर्मल स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन आगे चल के हमें स्वैपिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, है ना। जब भी हम सॉर्टिंग करेंगे, है ना, जब भी हम और कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो इसके एप्लीकेशंस बहुत है ना। नहीं तो आप कहेंगे सर स्वैपिंग करने का फ़ायदा क्या हुआ। तो फ़ायदा अभी हमें लॉजिक समझना है कि स्वैपिंग की कैसे जाती है, और उसके बाद इसको हम अप्लाई करेंगे कुछ लेक्चर्स के बाद। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, है ना। प्रोग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव है ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। यस सर, यस सर। ठीक है, अब इसी का ही हम लोग आज प्रोग्राम भी बनाते हैं, और ये वर्ड फाइल विजिबल है सबको। यस सर। ठीक है, अब देखो ये कुछ एक एनिमेशन टाइप का इस वर्ड फाइल में है, और क्वेश्चन देखो पढ़ो, जो चीज़ मैंने तुमको बताई वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, उसी को ही बता रहा है। क्या बता रहा है कि सपोज वी हैव 3 ग्लास, हमारे पास 3 ग्लासेस हैं। एक ग्लास है ए, ये देखो एक ग्लास है, इसका नाम है ए, दूसरा ग्लास है इसका नाम है बी, और तीसरा ग्लास है जिसका नाम है टेम्प। ठीक है, पहला ग्लास है ए नाम का, दूसरा ग्लास है बी नाम का, तीसरा ग्लास है टेम्प नाम का। अब हमें क्या करना है, ये जो तीसरा हमारा ग्लास है टेम्प, इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, हमें स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना। ठीक है, अब स्वैपिंग करने का क्या है, ये देखो ये एनिमेशन के थ्रू देखो 4th स्टेप है, इसके बाद ये आ रहा था स्वैप वैल्यू 1st स्टेप, ठीक, फिर 2nd स्टेप क्या होगा, फिर 3rd स्टेप क्या होगा, और फिर 4th स्टेप क्या होगा। तो ये यहाँ पे ये जो एक आपका एनिमेशन टाइप का है, ये जो एक फिगर के फॉर्म में भी इस चीज़ को बताया गया है, और यही इसका ऊपर एक्सप्लेनेशन भी लिखा गया है कि जो आपको मैंने अभी चीज़ बताई कि हमें स्वैपिंग करनी है, तो यहाँ पे हमें स्वैपिंग किस चीज़ की करनी है, सपोज करिए बॉल्स की करनी है। ये जो हमारी बॉल्स हैं, इनका कोई एक नंबर इनमें पड़ा हुआ है, आप देख रहे होंगे एक बॉल में 30 नंबर पड़ा, एक बॉल में 50 नंबर पड़ा। ठीक है, यानी कि एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू 50 है, और जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, 30 है, 30, है ना। जैसे मैं 10 और 20 अभी आपको एग्जांपल बता रहा था, तो यहाँ पे एक हमारा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 50, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 30। और हमें क्या करना है, ये जो टेम्प नाम का तीसरा ग्लास है, इसकी हेल्प से हमें इंटरचेंज करना है। हमें इंटरचेंज करना है इन दोनों ग्लासेस की के अंदर ये जो बॉल पड़ी हुई है, ये बॉल। ठीक है, तो वही देखो लिखा है, फर्स्ट वी टेक ग्लास ए एंड देयर बॉल बी एंड देयर बॉल 30 प्लेस इनसाइड ग्लास 10। यानी कि जो हमारा सबसे पहले, अगर हम इनिशियल की बात करें, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या था हमारा, कि जो हमारा ए था, ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 30 थी। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि हमारा ए के अंदर जो बॉल पड़ी हुई थी उसकी वैल्यू हमारी क्या थी, 30 थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने जो है जो ग्लासेस थे उनमें आपस में उनकी हेल्प से हमने बॉल्स की यहाँ पे इंटरचेंजिंग करी। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे स्टेप्स के फॉर्म में ये आपको दिखा रहा है कि सबसे पहले आपने क्या किया कि जो है ये जो ए था इसको आपने कहाँ पे आप ले गए, टेम्प में ले गए, टेम्प नाम के वेरिएबल में ले गए, और फिर हमारा जो ए हुआ ये एम्प्टी हो गया, यानी कि खाली हो गया। क्योंकि अगर तुम क्या करोगे, बॉल को ए नाम के ग्लास से लेके जाओगे टेम्प नाम के ग्लास में, तो ए वाला ग्लास तो खाली हो जाएगा। अब हमारे टेम्प वाले ग्लास में ये बॉल आ जाएगी जिसकी वैल्यू है 30। इसीलिए देखो इसने 2nd स्टेप में क्या लिखा है कि नाउ ग्लास ए इज एम्प्टी। ठीक है, अब जो ग्लास बी में आपकी बॉल पड़ी हुई थी 50, ग्लास बी में बॉल क्या पड़ी हुई थी, 50 पड़ी हुई थी, इसको आपने क्या किया, ए के अंदर जो है प्लेस कर दिया, यानी कि ए के अंदर ये वाली बॉल आपने कर दी, प्लेस इनसाइड द ग्लास ए।
ठीक है। और फिर लास्ट में आपने क्या किया, नाउ ग्लास बी इज एम्प्टी, टेक ग्लास टेम्प एंड देयर बॉल 30। ठीक है, तो इस टाइप से ये मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब इसी को हम प्रोग्राम से समझते हैं, है ना। बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया, ये डायग्राम है, आप स्टेप्स इसके पढ़ लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसका जरा प्रोग्राम से करते हैं, प्रोग्राम से समझते हैं। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन विजिबल है भाई सबको। यस सर। अब इसको हम पहले ही नाम दे देते हैं, स्वैप डॉट सी, है ना, ताकि आगे चल के जब हमें ढूंढना हो इस फाइल को तो हमें मिल जाए। अच्छा, ओवरराइट क्या कह रहा है, तो ऐसा करते हैं, इसको स्वैप 2 कर देते हैं। हाँ? हो सकता है पहली ऐसी कोई फाइल आइल बनी हो, तो स्वैप 2 कर देते हैं। ये देखो, ठीक है, स्वैप 2 डॉट सी हो गया। अब आप भी अपनी कॉपी में जरा प्रोग्राम लिखते जाओ। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक है, प्रोग्राम से ही अब इसको हम आगे आउटपुट देखेंगे। फिर हैश इंक्लूड ओनियो डॉट एच, वॉइड मेन। एक मिनट रुकिएगा, हाँ, एक सेकंड। ठीक, उसके बाद हमें किसकी किसकी ज़रूरत है, INT A, फिर B, और फिर एक जो तीसरे ग्लास की मैंने बात करी थी, जो ग्लास हमारा एम्प्टी था, उसको हम किस नाम से ले लेते हैं, टेम्प नाम से ले लेते हैं, है ना। टेम्प नाम से इसलिए लिया क्योंकि टेम्परेरी ये हमारा एक वेरिएबल है, ए एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है, और टेम्प नाम का एक टेम्परेरी वेरिएबल है। इस टेम्परेरी वेरिएबल का क्या यूज़ है कि आप आपस में स्वैपिंग परफॉर्म कर सकें इस टेम्प नाम के वेरिएबल की हेल्प से। और जैसे ही स्वैपिंग हो जाएगी, टेम्प का काम खत्म हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमें तीसरा वेरिएबल भी लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे सी भी ले सकते थे, जैसे ए लिखा, बी लिखा, सी भी ले सकते हो। लेकिन जनरली क्या है, कहीं भी आप बुक्स में देखो, इंटरनेट पे देखो, 90% केसेस में यहाँ पे टेम्प ही वो लेके चलेंगे, क्योंकि टेम्प का मतलब होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी का शॉर्ट फॉर्म हो गया टेम्प। तो ये जो टेम्प नाम का वेरिएबल है, ये स्वैपिंग करने में हेल्प करता है, और हेल्प करने के बाद ये अपना काम करके चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये 3 वेरिएबल लिए, CLR SCR, यहाँ पे लगा सेमी। अब हमें देखो क्या करना, ए और बी की वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे तुम लोग को पहले वैल्यू लेके दिखाते हैं। ए की वैल्यू है हमारी 10। ठीक है, प्रिंटफ स्कैनफ वाला तुम होमवर्क है आपका, है ना। प्रिंटफ स्कैनफ वाला आपका होमवर्क है कि कब आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि आप ए और बी की वैल्यू एंटर करोगे अपने आप से। ठीक है, ये इस एग्जाम्पल में मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू मैंने 10 ले ली, बी की वैल्यू मैंने 20। ठीक है, ये हमारा टेम्प नाम का वेरिएबल है, इसमें तो हमें कुछ स्टोर कराना नहीं है, तो एम्प्टी है, तो ये टेम्प लिख दिया। अब हमें क्या करना है, CLR SCR हमने लगा दिया। अब हमें लिखना क्या होगा, देखो, ठीक है, टेम्प इक्वल टू ए, फिर सेमीकोलन। नेक्स्ट स्टेप में ए इक्वल टू बी, ठीक है, फिर सेमीकोलन। और उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, टेम्प इक्वल टू ए हो गया, ए इक्वल टू बी हो गया, और बी इक्वल टू टेम्प। ये जो 3 लाइंस मैंने लिखी हैं, यही आपके स्वैपिंग का लॉजिक है। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन। अभी इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और अच्छे से। अभी आप ये समझ लीजिए कि जो हमारी स्वैपिंग हो रही है वो इन्हीं 3 लाइन की हेल्प से हो रही है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अभी प्रिंट भी हमें तो कराना है ना ए और बी को।
हमें ए और बी को प्रिंट भी तो कराना है, ठीक है। तो ए इक्वल टू परसेंटेज डी, ठीक है, और यहाँ कॉमा लगा के ए, फिर यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। उसके बाद बी को भी प्रिंट करा लेते हैं, है ना। हमें चेक भी तो करना पड़ेगा कि हमने जो लॉजिक लगाया स्वैपिंग करने का हमें करेक्ट आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो भाई प्रिंट भी कराना पड़ेगा हमें, बिना प्रिंट के कैसे काम चलेगा। यहाँ पे बी लगा दिया, फिर सेमीकोलन, उसके बाद गेट सी एच, और यहाँ हमने वॉइड मेन की बॉडी बना दी, ठीक है। अब जरा कंपाइल करते हैं। कंपाइल में आपकी कोई एरर नहीं आ रही है। प्रोग्राम सबने नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। ये देखो आउटपुट क्या आ रहा है, a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 10। कॉपी में लिखो, सभी लोग कॉपी में आउटपुट लिखें। a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 10। स्वैपिंग करने से पहले a की वैल्यू क्या थी, 10 थी, 10 और स्वैपिंग करने के बाद a की वैल्यू क्या हो गई, 20, 20 है ना, चेंज हो गई ना। b की वैल्यू आपकी 20 थी और b की वैल्यू देखो क्या हो गई, 10। यानी कि आपस में इन दोनों की वैल्यूज क्या हो चुकी हैं, इंटरचेंज हो चुकी हैं, और हमें करेक्ट आंसर मिल चुका है, करेक्ट आउटपुट हमें आ रहा है। ठीक है, आउटपुट सबने लिख लिया है भाई? यस सर। ठीक है, अब प्रोग्राम में आओ, देखो था कि नहीं था। a की वैल्यू 10 थी, b की वैल्यू 20 थी, अब क्या हो गया, स्वैपिंग करने के बाद a की वैल्यू 20 हो गई, b की वैल्यू 10। ठीक है, अब थोड़ा सा ये जो 3 लाइन का लॉजिक है ये मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं है, हर एक चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, नहीं तो मैं आपसे कह दूं कि भाई ये 3 लाइंस लिखी हुई है, यही आपको लिखनी है। देखो हुआ क्या, जब हमने लिखा, क्या लिखा, टेम्प इक्वल टू ए, लिखा कि नहीं। यहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कमेंट सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने कमेंट्स लगाए, और इसके बाद मैंने क्या लिखा, टेम्प इक्वल टू ए। टेम्प इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ, टेम्प है और ए की आपकी वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। भाई टेम्प तो खाली था, टेम्प की तो कोई वैल्यू थी नहीं, लेकिन ए की वैल्यू थी। ए की वैल्यू हमने क्या लिखी, 10 लिखी। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ, कोड में आपको ये सब नहीं लिखना है ना। उसने अंदर किस तरीके से प्रोसेसिंग करी, उसने आपको किस तरीके से करेक्ट आउटपुट जनरेट करके दिया, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो टेम्प इक्वल टू ए लिखा था, ए की वैल्यू हमारी क्या थी, 10 थी, है ना। और अगर हमने लिखा टेम्प इक्वल टू 10, यानी कि टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर, यहां पे भी मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, कि टेम्प वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो गया, जाके 10 स्टोर हो गया, ठीक है। ये हमारा जो टेम्प वेरिएबल के अंदर 10 स्टोर हो गया। आप अपनी कॉपी में भी ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए, ताकि आप भूले नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, अगली लाइन में देखो क्या हुआ, a इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, b, a इक्वल टू b लिखा था। अब भाई b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू 20 थी, b की वैल्यू आपकी 20 थी। मतलब जो देखो चीज मैंने आपको अभी आउटपुट में दिखाई है, मैं एक एक लाइन उसकी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो a इक्वल टू b तुमने लिखा, अब b की वैल्यू क्या है, 20 है, तो 20 स्टोर हो गया। 20 कहाँ पे स्टोर हो गया, ए नाम के, या ऐसे लिख दें, ए वेरिएबल के अंदर, ठीक है। 20 कहाँ पे आपका स्टोर हो चुका है,
20 स्टोर हो गया ए वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अगली लाइन पे आओ। अब लिखा है b इक्वल टू टेम्प। इसका मतलब क्या हुआ? b इक्वल टू टेम्प का क्या मतलब हुआ कि टेम्प के अंदर जो स्टोर है उसे b वेरिएबल में कॉपी कर दो या ट्रांसफर कर दो। मैं कॉपी कर दो या लिख देते हैं ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो टेम्प के अंदर जो स्टोर है, जो वैल्यू स्टोर है ना, जो हमारी वैल्यू स्टोर है उसे बी वेरिएबल में ट्रांसफर कर दो। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से स्वैपिंग हमारी परफॉर्म है ना। हमने क्या किया, पहले ए की वैल्यू कहाँ पे ट्रांसफर करी? टेम्प नाम के वेरिएबल में करी। तो जब तुम वैल्यू ट्रांसफर करोगे तो ए नाम का वेरिएबल तो खाली हो गया था, टेम्प वेरिएबल के अंदर 10 स्टोर हो गया था, लेकिन ए क्या हो गया था? एम्प्टी। ठीक है, हमारा जो ए है वो हो गया था एम्प्टी। क्योंकि जब भी आप किसी एक ग्लास से किसी दूसरे ग्लास में, है ना, कोई भी चीज़ ट्रांसफर करोगे, बॉल्स ट्रांसफर करोगे, कोई भी चीज़ ट्रांसफर करोगे तो वो चीज़ तो एम्प्टी हो ही जाएगी। फिर हमने क्या किया, जब हमारा ए एम्प्टी हो गया तो हमने बी की वैल्यू ए में डाल दी। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर जो हमारी वैल्यू स्टोर थी वो कहाँ पे ट्रांसफर करती? बी नाम के वेरिएबल में। तो हमारी पूरी की पूरी स्वैपिंग परफॉर्म यहाँ से हो चुकी है। आई बात सबको समझ में? ठीक है, आगे चलें। ठीक है, यस सर। हाँ हाँ भाई, हाँ ना बोल दिया करो। ये चीज़ें मैं यहाँ से प्रोग्राम से हटा रहा हूँ, ये आपके को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखी थी। ठीक है, आपको भी ये सब चीज़ें प्रोग्राम में लिखनी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये लिखा कि अंदर ये जो मैकेनिज्म है ये हो कैसे रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं भाई, तो कार होती है हमारी, कार चल तो रही होती है, लेकिन उसमें इंजन का भी रोल होता है, टायर का भी रोल होता है, स्टीयरिंग का भी रोल होता है, सबका रोल होता है। तो इसी तरीके से हमें आउटपुट तो मिल रहा है, लेकिन अंदर हुआ कैसे ये काम, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया। ठीक है भाई, चलिए अब ऐसा करते हैं, आज का दूसरा टॉपिक करते हैं। ये हमारे प्रोग्राम्स अब कंप्लीट हो चुके हैं, अब आज का नया टॉपिक। ठीक है, विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। अच्छा, अब हमारा नया टॉपिक है, कॉपी में लिखते जाइएगा, यहाँ तो मैंने नोट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब सर बताता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स का क्या यूज होता है। देखो, अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए, चाहे एरिया का बनाया हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट का बनाया हो, चाहे स्वैपिंग का किया हो हमने, ठीक है, या एडिशन किया हो, कोई सा भी किया हो, कभी भी हमें कोई डिसीजन नहीं लेना होता था, है ना। हमसे अगर प्रोग्राम में कहा गया है कि भैया एडिशन करना है तो हम एडिशन कर देंगे, हमसे कहा गया सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो, हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर देंगे। ठीक है, हमसे कहा गया कि भाई स्वैपिंग करनी है दो नंबर्स की, हम स्वैपिंग कर देंगे। लेकिन अगर हमें डिसीजन लेना है ना, तो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोले, इनका एक और ही नाम है डिसीजन फ्लो स्टेटमेंट्स, बिकॉज वी हैव टू टेक द डिसीजन। अब आप कहेंगे सर डिसीजन हमें कौन सा लेना है? डिसीजन ये लेना है, जैसे मैं तुमसे कहूँ एक नंबर एंटर करो ए, यानी कि ए नाम का वेरिएबल होगा, उसकी कोई वैल्यू होगी सपोज 10। ठीक है, फिर एक बी नाम का वेरिएबल होगा, इसकी तुम वैल्यू एंटर करोगे प्रिंटफ स्कैनफ लगा के। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाए कि भाई आप ये बताइए ए में और बी में ग्रेटर कौन सा है, अब आप कैसे बताएंगे? अभी तक आपने जितनी चीज़ें पढ़ रखी हैं, अगर हम इफ़ का और एल्स का यूज़ ना करें, अभी आपको स्क्रीन में विजिबल होगा इफ़ और एल्स,
ठीक है। यस तो अगर आप इफ और एल्स का यूज नहीं करेंगे तो ये डिसीजन आप कभी भी नहीं ले पाएंगे कि हमारा ए ग्रेटर है या फिर बी ग्रेटर है। और आगे चल के हम लोग और प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हमारे 3 वेरिएबल्स होंगे, एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है, एक वेरिएबल सी है। अगर हमें तीनों वेरिएबल्स में से ये फाइंड करना है कि ए बड़ा है, बी बड़ा है या फिर सी बड़ा है, तो हमें इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी चीज पढ़ने से पहले हमें ये उसका पता लगना चाहिए कि हमें उसका यूज क्यों करना है, क्योंकि हमें डिसीजन लेना है ना, क्योंकि हमें डिसीजन लेना है, इसलिए हमें इफ एल्स का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। आई बात सबको समझ में? ठीक है, अब देखिए ये कौन है भाई? अब देखो, सबसे पहले अभी देखो आगे हम कोई भी चीज पढ़ेंगे, सबसे पहले वो होता क्या है, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट होते क्या है, कहाँ हमें इसका यूज करना होता है, और इसका सिंटैक्स। ये जो देखो लिखा हुआ है ये इसका सिंटैक्स, इसको हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स। ये देखिए यहाँ पे लिखा है सिंटैक्स। ठीक है, जैसे कि सपोज एक बहुत ही मैं सिंपल आपको चीज बोलूं कि जब हम डिफ्रेंसिएशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप हमेशा आपने देखा होगा आप डी बाई डी एक्स लगाते हो, है ना। जब भी डिफ्रेंसिएशन करोगे डी बाई डी एक्स लगाना है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। डी बाई डी एक्स भाई लगाना था तो लगाना था। इसी तरीके से जब आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन का एक आपका सिंबल होता है ना। तो इसी तरीके से जब हम इफ और एल्स को यूज करेंगे तो हमें ये सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि इफ लिखेंगे हम पहले, फिर ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन कोई भी लिखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, फिर हम इफ की बॉडी के ओपनिंग ब्रेसेस लगाएंगे, इफ की बॉडी के क्लोजिंग ब्रेसेस लगाएंगे, और फिर इसकी बॉडी के अंदर, ये हमारी इफ की बॉडी है, इफ की बॉडी के अंदर कोई हम स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट्स इनसाइड बॉडी ऑफ इफ। अभी तक हमारे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही बॉडी थी, किसकी बॉडी थी? वॉइड मेन की। वॉइड मेन की बॉडी से क्या मतलब हुआ? वॉइड का ओपनिंग ब्रेस और वॉइड मेन का क्लोजिंग ब्रेस। अब हमें इफ की भी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे और एल्स का भी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस लगाना पड़ेगा। ये हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारा इफ एल्स का क्या है? सिंटैक्स। अब आप कहेंगे सर एल्स के साथ आपने कंडीशन नहीं लगाई। नहीं, एल्स के साथ हमें कंडीशन नहीं लगानी होती, हमें इफ के साथ लगानी होती। अब आप कहेंगे सर हम ब्रेसेस ना लगाएं। नहीं, ब्रेसेस भी आपको लगाने पड़ेंगे, इफ का ओपनिंग और क्लोजिंग, एल्स का भी ओपनिंग और क्लोजिंग। अब आप कहेंगे सर इसके अंदर हम कोई स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, आपको स्टेटमेंट भी इसके अंदर लिखना होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स है इफ का और एल्स का। ठीक है, अब इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेते हैं कि इफ कंडीशन रिटर्न्स ट्रू देन द स्टेटमेंट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ आर एग्जीक्यूटेड एंड द स्टेटमेंट्स इनसाइड बॉडी ऑफ एल्स आर स्किप्ड। यानी कि एक समय पे एक ही चीज होगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ऑन और ऑफ, एक आपका रूम में फैन लगा हुआ है और फैन आपका अगर ऑन है तो हम इफ की बात कर रहे हैं, और फैन अगर आपका ऑफ हो गया तो हम एल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? या फिर हम बोले ऑन या ऑफ की बात करें, या फिर हम ट्रू या फॉल्स की बात कर लें कि इफ के अंदर जो हमारी कंडीशन लिखी है, इफ के अंदर जो हमारी कंडीशन लिखी है ये अगर ट्रू है तो किसकी बॉडी के अंदर आएगा? इफ की बॉडी के अंदर आएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो किसकी बॉडी के अंदर जाएगा? एल्स की बॉडी के अंदर जाएगा। कोई भी चीज ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकती है, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तो आप कहेंगे सर किसकी बॉडी के अंदर जाएगा? इफ की बॉडी के अंदर जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो किसकी बॉडी के अंदर जाएगा? एल्स की बॉडी के अंदर जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ कंडीशन रिटर्न्स फॉल्स देन द स्टेटमेंट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ आर स्किप्ड एंड द स्टेटमेंट्स इन एल्स आर एग्जीक्यूटेड। इफ कंडीशन रिटर्न्स ट्रू then the statement inside the body of if are executed
एंड द स्टेटमेंट्स इनसाइड बॉडी ऑफ एल्स आर स्किप। ठीक है, अब ये इसका एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो ये इसका एक फ्लो चार्ट है। अब देखो फ्लो चार्ट क्या कह रहा है कि यहाँ बीच में तुमने कोई कंडीशन लिखी, कोई भी हमारा यूजर है उसने कोई कंडीशन लिखी, अब या तो कंडीशन ट्रू होती है या तो कंडीशन फॉल्स होती है। फ्लो चार्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको याद होगा कि मैंने ये वाला जो हमारा ये डायमंड शेप का स्ट्रक्चर है, ये हमें क्या बताता है कि हमें कोई डिसीजन लेना है। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स या डिसीजन स्टेटमेंट्स इसका नाम इसीलिए पढ़ा है क्योंकि हमें कोई एक डिसीजन लेना है, कोई एक कंडीशन लगी हुई है, तो वो कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो वो कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो आपका किसके अंदर जाएगा, वो इफ की बॉडी के अंदर आपका कंट्रोल जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, एल्स की बॉडी के अंदर जाएगा, और यहाँ पे फिर हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे दो बॉक्सेस हम और लगा सकते थे, यहाँ पे लिख सकते थे स्टार्ट और यहाँ पे लिख सकते थे स्टॉप। ठीक है, लेकिन मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इफ और एल्स किस तरीके से काम करते हैं। आई सबको बात समझ में, हाँ कि ना? यस सर, आ गई। Yes, अब चलो प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसको प्रोग्राम से देखते हैं। हमने लॉजिक समझ लिया, हमने क्या किया, हमने सिंटैक्स भी देख लिया, अब हम इसको जो है इसका प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम की फाइल का नाम क्या दे दिया जाए, कुछ डिसीजन करके इसका नाम दे देते हैं, क्योंकि हमें डिसीजन लेना है ना। डिसीजन स्टेटमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो डिसीजन डॉट सी से हमने इसका नाम सेव कर दिया। चलिए कॉपी में बनाइए प्रोग्राम ये भी। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, कॉपी में बनाते जाओगे ना तो प्रैक्टिस होती जाएगी साथ में साथ आपकी। conio.h। ठीक है, अब हमने क्या किया, void main, ठीक, फिर ये हमारा ओपनिंग ब्रेस हो गया, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main। अब हमें क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है क्वेश्चन का, जो मैंने आपको बताया भी कि एक नंबर हम एंटर करेंगे ए और एक नंबर एंटर करेंगे बी। ठीक है, और हमें ये फाइंड आउट करना है इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर मेरा ग्रेटर है। अब आपसे मैं पूछूंगा कि भाई ए मैंने 10 एंटर किया, बी मैंने 20 एंटर किया, तो कौन सा नंबर ग्रेटर, आप कहते हैं सर बी ग्रेटर है। लेकिन यही चीज़ हमें सी का प्रोग्राम में फाइंड आउट करनी है, हमें सी के प्रोग्राम से ये चीज़ फाइंड आउट करनी है ना। तो उसके लिए एक वेरिएबल ए होगा, एक वेरिएबल बी होगा, उसके बाद सेमीकोलन, CLR SCR। अब इस बार मैं printf scanf का यूज करूंगा क्योंकि मैं ए और बी की वैल्यू, जो वैल्यू आप बोलेंगे वही मैं एंटर करूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने ए और बी की वैल्यू ली नहीं, आप ले भी सकते थे। ठीक है, आप ले भी सकते थे। तो आप सबसे पहले लगाओ printf, है ना, enter the value, enter the value of a, ए की वैल्यू जो है एंटर कर दी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको स्कैनफ करना है। ठीक है, तो %d लगाया, फिर उसके बाद %। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी हम लोग यही काम कर चुके हैं, है ना। printf \n enter the value of b। अब b की वैल्यू एंटर कर लो, क्योंकि जब तक वैल्यू नहीं एंटर करोगे कैसे फाइंड आउट होगा कि कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर है। ठीक है, कॉपी में नोट करते जाइए सभी लोग। ठीक है, और ये हमने बी भी एंटर कर लिया। अब यहाँ से हमारा लॉजिक शुरू हो,
क्योंकि हमने दोनों नंबर को अभी एंटर कर लिया, अब हमें ये तो फाइंड करना है ना कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर मेरा ग्रेटर है, तो हमें लगाना पड़ेगा इफ। ठीक है, इफ, और इफ के अंदर जो हमने कंडीशन बोली सिंटैक्स में जो मैंने लिखी थी वो क्या है, इफ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, इफ ए ग्रेटर देन बी। यहाँ पे कौन से ब्रेसेस हमारे लगते हैं, देखो कर्ली ब्रेसेस लगते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, प्रिंटफ अगर हमारा ए ग्रेटर है बी से। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, क्या प्रिंट हो गया है स्क्रीन में, ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसा आपके पास स्क्रीन में लिख के आ जाएगा। और यहां से इफ की बॉडी बंद हो गई। अब एल्स में तो हमें कोई कंडीशन लगानी नहीं थी, हमारा ए ग्रेटर है। ठीक है, अगर हमारा क्या ग्रेटर हो गया, ए, तो एल्स में कौन सा ग्रेटर होगा, बी ग्रेटर होगा। ठीक है भाई, दोनों नंबर्स में से एक ही तो ग्रेटर होगा। अगर हमने इफ में ए ग्रेटर देन बी लिख दिया है तो ए इज ग्रेटर देन बी, नहीं तो हम क्या करेंगे, बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, यहां आपने क्या किया, एल्स की बॉडी को बंद कर दिया, यहां हमने वॉइड मेन की बॉडी को बंद कर दिया। अब बताइए प्रोग्राम में किसी को कहीं पर भी डाउट है कोई, कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल करके देखो सक्सेस है, यानी कि प्रोग्राम में हमारे कोई, हाँ गेट सी रह गया, दूसरा गेट सी एच भी लगा देते हैं। हाँ गेट सी एच, ये गेट सी एच लग गया। ठीक है, चलो हम जो है रन कराते हैं, वैल्यू एंटर करिए, सपोज करो बी, सपोज करो हमने क्या कर दी 20। ठीक है, अब देखो बी इज ग्रेटर देन ए लिख के आ रहा है कि नहीं, करेक्ट आउटपुट मिल रहा है कि नहीं, कॉपी में लिखो आउटपुट में, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तुमने ए की वैल्यू कौन सी एंटर करी 10, फिर उसने कहा एंटर द वैल्यू ऑफ बी, तुमने बी की वैल्यू कौन सी एंटर करी 20। अब हमें बी इज ग्रेटर देन ए लिखे आ रहा है, और आप देख भी सकते हैं कि बी हमारा 20 यानी कि ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, 10 से ग्रेटर। नोट कर लिया सबने आउटपुट, सर अभी नहीं। यस सर। ठीक है। अब मान लो इसी का तुम क्या करते, एंटर द वैल्यू ऑफ ए में कोई ए की वैल्यू मान लो 20 एंटर कर देते, चलो वो भी करके देख लेते हैं, है ना। मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट भी करोगे तो भी तुम्हें करेक्ट आंसर मिलेगा, यानी कि तुम ए और बी की जो भी वैल्यू एंटर करोगे तुम्हें करेक्ट आउटपुट यहाँ पे देगा, क्योंकि भाई या तो ए ग्रेटर होगा या फिर बी ग्रेटर। ठीक है, आई सबको बात समझ में, किसी को कोई डाउट है इस प्रोग्राम में, पूछिए, अगर कोई डाउट है पूछिए। सर इक्वल वैल्यूज के लिए तो इसमें कुछ प्रोग्राम नहीं कीजिए, इक्वल वैल्यू, हाँ क्या कह रहे हो, वैल्यूज इक्वल पुट करें तो उसके कुछ लिमिट नहीं किया है। नहीं अभी अभी हम इक्वल वाला केस करेंगे, पहले हम एलसीफ पढ़ लेंगे उसके बाद हम इक्वल वाला केस करेंगे। ठीक है, अभी जो तुम इक्वल वाला कह रहे हो वो भी केस हम करेंगे, लेकिन अभी हम यही कह रहे हैं कि इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ग्रेटर है वो, है ना। ये अब आप ध्यान रखिएगा भाई, सी प्रोग्रामिंग में जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ब्रेसेस का बहुत ध्यान दीजिएगा। ये वॉइड मेन का ओपनिंग ब्रेस है,
ये वॉइड मेन का क्लोजिंग ब्रेस है, ये इफ का ओपनिंग ब्रेस है और ये इफ का क्लोजिंग ब्रेस है, ये एल्स का ओपनिंग है और ये एल्स का क्लोजिंग है। अगर कोई भी ब्रेस यहाँ पे आप लगाना भूल जाएंगे तो आपकी एरर आ सकती है। आपके प्रोग्राम में सब कुछ सही है, लेकिन अगर आप कोई भी ब्रेस यहाँ पे मिस कर देंगे तो आपको करेक्ट आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। Yes. कहीं भी कोई छोटी सी गलती होगी, आप कहेंगे सर मेरा पूरा प्रोग्राम तो सही है ना, और मैंने सर एक ब्रेस लगाना मैं भूल गया तो मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है। तो भाई सी में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि कोई भी ब्रेस आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चल के हम एलसिफ पढ़ेंगे। ठीक है, और जो अभी ये इसने बोला कि सर अगर हमारा ए और बी इक्वल होते या ए बी सी 3 हम नंबर्स हैं हमारे, उनमें से एक नंबर हमारा ग्रेटर हो सकता था, वो 3 नंबर हमारी इक्वल भी हो सकते थे। तो ये वाले प्रोग्राम अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में हमने स्वैपिंग वाला प्रोग्राम देखा और हमने ये देखा कि हम इफ एल्स का क्या सिंटैक्स होता है, इफ एल्स के पीछे क्या लॉजिक लगा हुआ है, क्यों हम यूज़ करेंगे इफ एल्स को, और इफ एल्स से रिलेटेड आज का ये प्रोग्राम। ठीक है, अब बाकी चीज़ें जो हमारी इफ एल्स में है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो इतनी चीज़ें अच्छे से रिवाइज करते रहो, क्योंकि अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे पीछे का रिवाइज नहीं करोगे बहुत कंफ्यूजन होगा, है ना। तो इसलिए आप जो है सारी की सारी चीज़ें रिवाइज करते जाइए। ओके ओके सर। यस सर।